मध्य प्रदेश विधानसभा सदन में कैलाश विजयवर्गीय के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को लेकर औकात वाले बयान पर बवाल मच चुका है। भोपाल की तस्वीर देखिए, यहाँ पर युवा कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के घेराव करने के लिए निकले। पीछे पुतला जलाया गया है कैलाश विजयवर्गीय का और यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच आप झड़प भी देख सकते हैं। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बंगला ठीक पीछे है, लेकिन उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं। यहाँ पर पुतला जो जलाने की कोशिश की जा रही थी उसे भी यहाँ पर पुलिस है जो छीनने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले में जहां सदन में काफी हंगामा देखने को मिला था और कल कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को लेकर जो प्रतिक्रिया दी थी, जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर विवाद की स्थिति बन चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि उन्होंने आपा खो दिया था और इसलिए ऐसे हालात बने थे, लेकिन खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में माफी मांग चुके हैं। इसके बावजूद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। बिहार विधानसभा में यूजीसी बिल को लेकर आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। भाकपा माले के संदीप सौरभ ने यह मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद से ऊपर उठकर इस बिल को लागू करना चाहिए था और इसको लेकर ही जबरदस्त विवाद हुआ और जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित टिप्पणी किया, जिसके बाद बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इसका कड़ा प्रतिवाद किया। डिप्टी सीएम ने यहाँ तक कहा कि वो खुद इस तरीके के भावनाओं के शिकार हुए थे जब वो कॉलेज में थे, उनका भी रैंकिंग हुआ था, लेकिन इसका ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं है। वहीं मिथिलेश तिवारी ने भी इस विवाद को लेकर संदीप सौरभ के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी किया और उसके हालांकि बाद में संदीप सौरभ ने कहा कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को लेकर बात कही थी, ब्राह्मणों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसते हुए इसे मनसुख पर्यटन करार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि योगी जी जापान तो जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ गई। अखिलेश ने ये भी लिखा कि जापान से विरासत और शहरों को आगे बढ़ाने का सबक भी साथ लाइएगा। अखिलेश ने ये भी लिखा कि अब चली की बेला में जापान का क्या अध्ययन होगा और क्या नई योजना बन पाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 22 फरवरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की ये दूसरी विदेश यात्रा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एनआरसी को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया को रोककर असम की जनता के मन में खौफ पैदा करने का काम असम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 21,600 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि असम की राजनीति में सबसे बड़ा घोटाला है। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में वहाँ पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी असम के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य की हिमंत विश्व शर्मा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका ने सरकार के खिलाफ 20 सूत्री अपनी चार्जशीट जारी कर दिया। चार्जशीट में उन्होंने अल्पसंख्यकों को मन में भय पैदा करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने जैसे कई आरोप लगाए हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सियासी मंथन शुरू हो गया है। 16 मार्च को 37 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसके साथ ही चर्चा तो शुरू है ही, सियासी मंथन के बीच में सीटों को लेकर खींचतान भी सामने आता हुआ दिख रहा है। एनडीए के भीतर ही सबसे ज्यादा हलचल दिख रही है। बिहार में रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण सिंह के भविष्य पर चर्चा है। वहीं रामदास अठावले, उपेंद्र कुशवाहा और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का गुट भी सीटों की मजबूत दावेदारी कर रहा है। यानी मुकाबला सिर्फ विपक्ष से नहीं, अपने ही सहयोगियों को साधना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब बात गणित की। पहले चरण की 37 सीटों में बीजेपी को 5 से 6 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बढ़त के संकेत हैं, लेकिन हर सीट के साथ सहयोगियों की मोल भाव की ताकत भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ नंबर गेम नहीं बल्कि मैनेजमेंट का असली टेस्ट भी है। 37 सीटों का गणित है, एनडीए में खींचतान है, बढ़त तय है, सहयोगियों को साधा तो बढ़त तय है, वरना ये फायदा फिसल कर फसाद भी बन सकता है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात की अंतिम मतदाता सूची एसआईआर के बाद जारी कर दी है। इसमें इसके साथ ही लक्षद्वीप और पौंडीचेरी की भी अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 68 लाख नाम काटे गए हैं, जो 13% कुल मतदाताओं के हैं पुरानी सूची से। 3.5 महीने चले विशेष सुधार अभियान यानी कि एसआईआर के बाद अब राज्य में कुल 4.40 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जानकारी मिली है कि ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले अब 5.60 लाख नाम नए जोड़े हैं, जबकि 68 लाख मतदाताओं के नाम विविध कारणों से काट दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 40 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। ड्राफ्ट सूची में करीब 74 लाख नाम कटे, लेकिन संशोधन के बाद अब संख्या 68 लाख रह गई है। 12 राज्यों में एसआईआर जो चल रही है, सबसे ज्यादा हंगामा और विवाद जो है पश्चिम बंगाल में अभी भी जारी है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। मामला 8 साल पुराना है। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल के इस बयान के बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से सीधे सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट के बाहर सत्यमेव जयते के पोस्टर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे और राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे और अपना बयान दर्ज कराया। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी सीधे रामचेत के घर गए। रामचेत वही शख्स है जिन्होंने 1 साल पहले राहुल गांधी के जूते सिले थे और राहुल गांधी ने उनको सिलाई मशीन भेजी थी। रामचेत की 3 महीने पहले कैंसर से मौत हो गई। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। 16 मार्च को महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें महायुति 6 सीटें जीत सकती है और संख्या बल के हिसाब से 1 सीट ही महाविकास आघाड़ी के हिस्से में आएगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी में इस 1 सीट को लेकर दावेदारी और सौदेबाजी का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि संख्या बल के हिसाब से इस 1 सीट की जो दावेदारी है वो शिवसेना यूबीटी की बनती है। अभी तक बात महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है, लेकिन दावा हमारा ही बनता है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हमने एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार से बात की थी। उनका राज्यसभा में जाने का मन है। राज्यसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, इसलिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है और आज पहले दिन हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा सरकार का जो ब्लूप्रिंट था वो विधानसभा में बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार ने क्या क्या करना है। वहीं पर आज जो दिवंगत आत्माएं थी उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। बेशक इस बार हरियाणा का जो बजट सेशन होगा वो काफ़ी लंबा चलेगा और 18 मार्च तक ये सेशन भी चलेगा और इसमें बेशक सरकार ने अपनी उपलब्धियां पूरी बताई हैं। वहीं पर 2 तारीख को हरियाणा का बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि उन्होंने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप भी दे दिया है और यही कारण है कि आने वाले 2 दिनों में विपक्ष हरियाणा विधानसभा का घेराव भी करने जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। भिवंडी महानगर पालिका के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के बागी नारायण चौधरी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। भिवंडी महानगर पालिका में नारायण चौधरी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थन से मेयर चुने गए हैं। नारायण चौधरी को कुल 90 सदस्य वाली महानगर पालिका में 48 वोट मिले हैं। वहीं शिवसेना के समर्थन वाली कोणार्क विकास आघाड़ी के उम्मीदवार को 25 वोट प्राप्त हुए हैं। मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले
नारायण चौधरी को जो है उम्मीदवार बनाया था, लेकिन विरोध के बाद बीजेपी ने एंड समय पर जो है नारायण चौधरी का नाम वापस लेते हुए स्नेहल पाटिल को अधिकृत उम्मीदवार जो है वो बनाया, जिसके बाद नारायण चौधरी नाराज हुए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। मैरिज रजिस्ट्रेशन पर गुजरात सरकार का बड़ा कदम। अब बिना माता पिता की जानकारी के चोरी छुपे से नहीं होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। गुजरात विधानसभा में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नियम 44 के तहत ऐलान किया कि शादी पंजीकरण में माता पिता को शामिल किया जाएगा। बेटियों की इज्जत और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाया गया है। शादी पंजीकरण अधिनियम 2006 में बड़े बदलाव किए गए हैं। सत्र में बताया गया कि पंचमहाल के गाँव में न मुस्लिम परिवार है न मस्जिद है, फिर भी सैकड़ों फर्जी निकाह सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। इस मामले में तलाटी कम मंत्री पर कड़ी कार्रवाई भी हुई थी। उप मुख्यमंत्री ने सत्र में कहा कि अगर कोई बेटी को छिपी पहचान से धोखा देगा तो सरकार ऐसी सख्ती करेगी कि वो भविष्य में किसी बेटी की ओर आंख उठाकर भी न देखे। सरकार हर बेटी की इज्जत की रक्षा कर नई व्यवस्था में अलग पोर्टल बनेगा। 30 दिन तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। लॉ मंत्री कौशिक वेकरिया ने 30 संगठनों से चर्चा कर यह फैसला लिया है। लव जिहाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले काफी समय से कई संगठन इसकी मांग भी कर रहे थे। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पाकिस्तान अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है, क्योंकि पंजाब के रावी दरिया पर शाहपुर कंडी डैम बन रहा है। डैम 31 मार्च से पहले बनकर तैयार हो जाएगा और इससे पहले जो पानी पाकिस्तान के सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर में जाता था वो पानी रुक जाएगा। ये पानी सीधे तौर पर आएगा जम्मू कश्मीर में। कठुआ सांबा के किसानों को करीब 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधे तौर पर इस पानी का फायदा मिलेगा। ये बड़ी वाटर स्ट्राइक देखी जा रही है भारत सरकार की ओर से जो पाकिस्तान में की गई है। इससे पहले देखा गया था कि जब कायर पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर भी किया और उसके साथ साथ बड़ी वाटर स्ट्राइक भी की थी। उस समय आपको बता दें कि बगलिहार सलाल डैम जो पानी इसका पाकिस्तान जाता था उसे भी पूरी तरह से रोक दिया गया था। अब शाहपुर कंडी डैम का जो 5% जो पानी पाकिस्तान जाता था वो पानी भी सीधा जम्मू कश्मीर आएगा। नहर बन चुकी है, काम पूरा हो चुका है, बस इंतजार है डैम के मुकम्मल होने का। और जैसे ही डैम बनकर तैयार हो जाएगा सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के किसानों को इसके पानी का फायदा होगा और पाकिस्तान जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। कठुआ से मेरे सहयोगी नरेश और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 12 थानों में पहली बार एक साथ बीते 30 घंटे में एक दो नहीं बल्कि 34 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। और ये फ्रॉड कुछ लाख रुपए का नहीं बल्कि 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा का ये साइबर फ्रॉड हुआ था, जिनसे पैसे ऑनलाइन या अलग अलग तरीके से ठगे गए। लेकिन ये पहली बार है कि 34 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो कि 0 पे एफआईआर कायम हुई है। 29 तारीख को, यानी 29 तारीख की बात की जाए तो यहाँ पर 17 जो मामले अलग अलग तरह के दर्ज किए गए थे। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनमें 1 लाख रुपए से ज्यादा की जो ठगी की गई थी उनको इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के पोर्टल पर कुछ शिकायतें दर्ज हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की ने इस पूरे मामले में एफआईआर 0 पर दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसमें 29 मामलों में साइबर ने जालसाजी करते हुए 1,53,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले 0 पर एफआईआर दर्ज की है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।